नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स। सिर्फ 10 मिनट में काम की खबरें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। खबरों में जुड़े हुए वो फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के वक्त आपके काम आएंगे। ये सारा सारांश आपको मिलने जा रहा है सिर्फ 10 मिनट में। आइए शुरुआत करते हैं KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स की। KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं इसरो की एक बड़ी कामयाबी के साथ। इसरो का कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 ऑर्बिट में सफलतापूर्वक इंजेक्ट हुआ। टेली कम्युनिकेशन सेवाओं में सुधार होगा। इसरो ने 17 दिसंबर को देश की 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। PSLV C-50 रॉकेट से कम्युनिकेशन सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से PSLV की ये 52वीं उड़ान थी। कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 की उम्र 7 साल है। यह कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एक्सटेंडेड C बैंड में सेवा उपलब्ध करवाएगा, जिसके दायरे में पूरा भारत आएगा। CMS-01 सैटेलाइट से टेली कम्युनिकेशन सेवाओं में खास तौर पर सुधार होगा, जिसकी मदद से टीवी चैनल्स की पिक्चर क्वालिटी सुधरेगी। साथ ही सरकार को टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाने और आपदा प्रबंधन के दौरान मदद मिलेगी। भारत ने किया 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण। देखिए इससे जुड़े जरूरी फैक्ट्स। भारत ने 16 दिसंबर 2020 को ओडिशा में बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 500 से 1000 किलोग्राम भार तक के हथियारों को लेकर जाने में सक्षम है। इस मिसाइल में तरल ईंधन वाले 2 इंजन लगाए गए हैं। इसे तरल और ठोस दोनों तरह के ईंधन से संचालित किया जाता है। 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली इस मिसाइल का नाइट ट्रायल मोबाइल लॉन्चर से किया गया। मिसाइल के प्रक्षेपण पथ पर रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री सेंटर से नजर रखी गई और ये सभी मानकों पर खरी उतरी। इस मिसाइल को पहले ही 2003 में भारतीय रक्षा बलों के शस्त्रागार में शामिल कर लिया गया है। 9 मीटर लंबी पृथ्वी DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित की गई पहली मिसाइल थी। पृथ्वी 2 का पिछला नाइट टाइम टेस्ट फायर 21 फरवरी 2018 को सफलतापूर्वक किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के HDI 2020 की बात करते हैं, जिसमें भारत एक रैंक नीचे फिसल गया है। 189 देशों में मिला 131वां स्थान। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI एक राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मापन है। 2019 के लिए भारत का HDI वैल्यू 0.645 है, जिसने इसे मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में डाल दिया। भारत 2018 में सूचकांक में 130वें स्थान पर था। मानव विकास रिपोर्ट ने क्या कहा, आइए ये जानते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 साल थी, जबकि बांग्लादेश में 72.6 और पाकिस्तान में 67.3 साल थी। मानव विकास सूचकांक की लिस्ट में नॉर्वे सबसे ऊपर है। इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइलैंड जैसे देशों का नाम शामिल है। वहीं भारत के पड़ोसी श्रीलंका और चीन क्रमशः 72वें और 85वें स्थान पर हैं, जबकि बांग्लादेश 133वें, म्यांमार 147, नेपाल 142, पाकिस्तान 154 और अफगानिस्तान 169 सूची में स्थान पर थे। श्रीलंका 72वें और भूटान 129 नंबर पर है। UNDP की ओर से मंगलवार को जारी रिपोर्ट में बताया गया कि क्रय शक्ति समता यानी PPP के आधार पर साल 2018 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय 6,829 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5 लाख रुपए थी। साल 2019 में यह घटकर 6,681 डॉलर यानी करीब 4.91 लाख हो गई। PPP विभिन्न देशों की कीमतों का पैमाना है। इसमें वस्तु विशेष की कीमतों की तुलना की जाती है ताकि देशों की मुद्रा की वास्तविक क्षमता का निर्धारण किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोलंबिया से भारत तक मिले साक्ष्य बताते हैं कि वित्तीय सुरक्षा और भूमि स्वामित्व के कारण महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हुई है। इससे लैंगिक हिंसा में भी कमी आई है। साफ है कि भूमि खरीद से महिलाएं सशक्त हुई हैं। कंबोडिया, भारत और थाईलैंड मूल के बच्चों में कुपोषण भी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है, जिसके कारण इन देशों के बच्चों की लंबाई कम रह जाती है। रिपोर्ट में पोषक भोजन के मामले में अभिभावकों द्वारा बेटा और बेटी में किया जा रहे अंतर पर भी चिंता जताई गई है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत साल 2030 तक साल 2005 के मुकाबले 30 से 35% कार्बन उत्सर्जन कम करने का फैसला किया है। देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। अप्रैल 2014 में 2.6 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ था, जो जुलाई 2019 तक 30 गीगावाट हो चुका है। इस प्रकार उसने 4 साल पहले ही 20 गीगावाट क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पा लिया है। भारत सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाले देशों की सूची में 5वें नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों की यूरोप में अब नहीं चलेगी मनमानी। आ रहा है ये खास कानून, जानिए क्या है खास।
यूरोपियन यूनियन ने दिग्गज तकनीकी कंपनियों के लिए व्यापार करने के सख्त नियमों वाला लैंडमार्क कानून बनाया है। बड़ी डिजिटल कंपनियों पर लगाम कसने वाले ये कानून डिजिटल सर्विसेज एक्ट यानी डीएसए और डिजिटल मार्केट्स एक्ट यानी डीएमए के नाम से लागू होंगे। गूगल, एप्पल, अमेजन और फेसबुक सहित अन्य कंपनियों पर नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। इंटरनेट जगत की विशालकाय कंपनियों के लिए इस कानून के तहत डूज एंड डोंट्स और पेनल्टी की पूरी लिस्ट है। नए कानून के तहत पहली बार यह भी परिभाषित किया जा रहा है कि गेटकीपर यानी बड़ी कंपनी किसे माना जाएगा। कहा गया है कि जिन प्लेटफॉर्म्स के 4 करोड़ 50 लाख यानी ईयू की आबादी का 10% हिस्सा यूजर हो, उन्हें इस श्रेणी में रखा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनी के सालाना टर्नओवर के 10% तक की राशि के जुर्माने का प्रावधान है। अब इन कंपनियों को इस बारे में अधिक पारदर्शिता बरतनी होगी कि वे कंटेंट को किस तरह से अपने क्रम में रखते हैं, विज्ञापन की उनकी क्या नीति है और किसी कंटेंट को वो किस आधार पर हटाती है। डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत गैर कानूनी कंटेंट को हटाना डिजिटल कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। ऐसे कंटेंट में हेट स्पीच और बिक्री के लिए डाले गए जाली सामान भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के लिए बांग्लादेश पड़ोस प्रथम 7 समझौते किए, सीमा पार रेल संपर्क भी दोबारा बहाल किया। भारत और बांग्लादेश ने हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा और सामुदायिक विकास जैसे विविध क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही सीमा पार चिलहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क को बहाल किया गया, जो 1965 तक परिचालन में था, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया था। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को पड़ोस प्रथम नीति का प्रमुख स्तंभ बताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना उनकी विशेष प्राथमिकता रही है और कोविड-19 के कठिन समय में दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग रहा है। मोदी ने बांग्लादेश की समकक्ष शेख हसीना के साथ ऑनलाइन शिखर वार्ता में ये बात कही। चिलहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क को बहाल करने से असम और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के लिए संपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये कोलकाता से सिलीगुड़ी के बीच 1965 तक मुख्य ब्रॉड गेज संपर्क का एक हिस्सा था। हाइड्रोकार्बन पर समझौते से निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट स्टडीज को सुव्यवस्थित करने और हाइड्रोकार्बन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। दोनों देश उपक्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए, विशेष रूप से नेपाल और भूटान के साथ, और 130 किलोमीटर भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन पर काम को गति देने के लिए। मोदी और हसीना ने संयुक्त रूप से बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान और महात्मा गांधी पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। भारत और अमेरिका के बीच बिजली क्षेत्र के एमओयू पर नजर डालते हैं। यूनियन कैबिनेट ने भारत और अमेरिका के बीच बिजली क्षेत्र में म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एमओयू को मंजूरी दे दी है। भारत का CERC यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और अमेरिका का FERC यानी फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन दोनों बिजली के क्षेत्रों में म्यूचुअल इंटरेस्ट एरिया में इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज करने के लिए एक समझौता कर रहे हैं। एमओयू एफिशिएंट होलसेल पावर मार्केट्स को डेवलप करने, ग्रिड रिलायबिलिटी बढ़ाने, विनियामक और पॉलिसी फ्रेमवर्क में सुधार करने में मदद करेगा। एमओयू के तहत दोनों पक्ष एनर्जी रिलेटेड इश्यूज की पहचान करेंगे और म्यूचुअल इंटरेस्ट के क्षेत्रों में सूचना और नियामक प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए विषय और संभव एजेंडा विकसित करेंगे। अब बात करते हैं ABU यानी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के बारे में। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति को तत्काल प्रभाव से 3 साल के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU का गठन 1964 में किया गया था। ये 57 देशों और क्षेत्रों में 286 से ज्यादा सदस्यों के साथ प्रसारण संगठनों के एक पेशेवर संघ के रूप में है। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। ABU की गतिविधियों में से एक एशिया विजन है, जो एशिया में 20 देशों के टेलीविजन स्टेशनों के बीच उपग्रह द्वारा समाचार फीड का दैनिक आदान प्रदान है। अब UN यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने दुनिया भर के 7 युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स, उद्यमियों और कार्यकर्ताओं को पृथ्वी के अपने 2020 युवा चैंपियंस के रूप में नामित किया है। युवा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार साहसिक विचारों के साथ पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की दिशा में काम करने वाले 30 से कम आयु के 7 उद्यमियों को हर साल प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एजेंसी द्वारा दिए जाने वाली विशिष्ट पुरस्कार यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में से 29 वर्षीय एक भारतीय उद्यमी भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने एक बयान में बताया कि टेकाचार कंपनी के सह संस्थापक और पेशे से इंजीनियर विद्युत मोहन ने अपने सामाजिक उद्यम के जरिए किसानों को अपनी फसल का अपशिष्ट नहीं जलाने के लिए समझाया
और इन अपशिष्टों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अतिरिक्त आमदनी के उपाय भी बताए। चलिए अब जरा यूएनईपी के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जून 5, 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। इसके फोकस एरिया हैं जलवायु परिवर्तन, आपदाएं और संघर्ष, पारिस्थितिकी प्रबंधन, पर्यावरणीय शासन, पर्यावरण की समीक्षा, हानिकारक पदार्थ और संसाधनों का कुशल उपयोग। भारत में इसकी उपस्थिति 2016 से है। जानिए 18 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और क्या है इसके मायने। अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखने वाला हमारा देश भारत अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के प्रति गंभीर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू किया गया अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके तहत अल्पसंख्यक क्षेत्र विशेष में उनकी जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, परंपरा आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य होता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक होने का आधार धर्म और भाषा को माना गया है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 19% अल्पसंख्यक समुदाय है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की शुरुआत साल 1992 में हुई थी। भारत में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए समग्र नीति के निर्माण, इनकी योजना, समन्वय, मूल्यांकन व नियामक रूपरेखा और नियामक विकास कार्यक्रमों की समीक्षा भी करता है। अल्पसंख्यक समुदाय से तात्पर्य है किसी राज्य या राष्ट्र में रहने वाले ऐसे समुदाय जो संख्या में कम हो और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों, जिनकी प्रजाति, भाषा, धर्म या परंपरा बहुसंख्यकों से अलग हो और राष्ट्र के निर्माण, विकास, एकता, संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान हो। भारत में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के तौर पर अधिसूचित किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए भारत में अलग से मंत्रालय है। यह मंत्रालय अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और उनकी रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जैसे शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, आर्थिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, समान अवसर, कानून के तहत सुरक्षा और संरक्षण आदि। केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बुलेटिन अच्छे लग रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं। हमारा ये प्रयास आपके लिए लाभदायक हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहें और खुद को मोटिवेटेड रखें, पॉजिटिव एनर्जी से खुद को भरकर रखें और नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव बातों से खुद को बचा कर रखें। KSGindia.com विजिट करना ना भूलें। बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां अवेलेबल है और नए कोर्सेज की जानकारी भी आपको वहां मिल जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।